नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी आगामी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। तो आज जो है लेक्चर 7 तक हम लोग पहुंच गए हैं। आप जैसा कि जानते हैं हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक दिन 10 टॉपिक लेते हैं और उससे 10 क्वेश्चन तैयार करते हैं और इसका पूरी तरह से रिवीजन करते हैं, पूरी तरह से एनालिसिस करते हुए। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि ये पूरा जो पीडीएफ है संस्कृति आईएएस के टेलीग्राम ग्रुप पर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक के साथ। एक बात और बता दूं कि इस लेक्चर के अंत में एक आपके लिए क्वेश्चन मैं छोड़ करके जाऊंगा, यानी कि हम लोग केवीसी खेलेंगे। आप उसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में लिखने वाले हैं। चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, पीसीएस का एग्जाम है तो आयोग के द्वारा फैक्ट पूछा जा सकता है, इसीलिए कौन से व्यक्ति इस पद पर पहुंचे हैं उनका नाम तो जानना आवश्यक है ही। इसके अलावा राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए जो है यह बहुत चर्चा में रहा है, इसलिए इसके विषय में हमें अलग से स्टडी कर लेनी चाहिए, नोट्स तैयार कर लेना चाहिए। 4 नाम है, हम इस पर आएंगे। मार्च 2024 में सदानंद वसंत दाते को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया। तो एक तो फैक्ट आपके पास यह आ गया है। अब एक बात यहां पर ध्यान दीजिए, मार्च 2024 को लेकर के हम बात कर रहे हैं, यानी कि जनवरी महीना फरवरी महीना का करंट अफेयर्स हम देख चुके हैं। अब हम मार्च के महीना का जो है करंट अफेयर्स तैयार कर रहे हैं। ठीक है, आप वीडियो नहीं देखें, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। यह महाराष्ट्र कैडर के भारतीय पुलिस सेवा यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस से ये अधिकारी हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं। लेकिन यहां से हमारे लिए अहम जानकारी है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी पर एक नजर डालते हैं, चीजों को देखते हैं। यह भारत की केंद्रीय आतंकरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है। यहां पर इस चीज को ध्यान देना है। देखिए इसके नेचर पर ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है? केंद्रीय, यानी कि केंद्र सरकार के अंतर्गत यह काम करती है। ठीक है, आतंकरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी से कहा गया है। इसका गठन जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत किया गया। आपके लिए एक फैक्ट यह भी फिर महत्वपूर्ण है, इसे भी अलग से नोट करना है। यह गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। अब गृह मंत्रालय क्या बिहार सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? नहीं, पहले ही मैंने कहा केंद्रीय एजेंसी है, तो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत यह काम करेगा। मुख्यालय कहां होगा? तो नई दिल्ली में, देश की राजधानी में। कार्य क्या है? यह राज्यों से अनुमति लिए बिना देश भर में आतंकी मामलों की जांच कर सकता है। ध्यान देना है, यहां शब्द क्या लिखा हुआ है? राज्यों से अनुमति लिए बिना। आप कहेंगे ये क्या मसला है जनाब? देखिए, जब भी किसी राज्य में कोई केंद्र की एजेंसी जाती है तो बहुत सारी एजेंसियों को उस राज्य से संबंधित मुद्दों पर राज्य सरकार से अनुमति लेना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है, तब वो कैसा ऐसा वहां पर जांच वगैरह कर पाती है। आप कहेंगे एक उदाहरण से समझाइए, ऐसे नहीं मानने वाले हम लोग। तो चलिए देखते हैं। सीबीआई जानते हैं आप, है ना? तो सीबीआई के द्वारा जब भी किसी राज्य में एंट्री किया जाएगा तो उस राज्य से परमिशन लेना पड़ेगा। अगर सीबीआई को उस राज्य सरकार से परमिशन नहीं मिलता है तो फिर यह एजेंसी उस राज्य के मामलों को नहीं देख पाएगी। तो एक आम सहमति होता है, राज्य सरकार इन एजेंसियों को सहमति दे के रहती है। कुछ राज्य सरकार का देखेंगे, जैसे बंगाल ने या केरल ने, तमिलनाडु ने सीबीआई से वह सहमति वापस ले लिया था, तो वहां पर सीबीआई की एंट्री नहीं हो पाती थी। मामला समझ में आ गया? लेकिन यहां पर क्या मसला है? आतंकवाद से जुड़ा हुआ मसला है, यानी कि यहां पर नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, इंटरनल सिक्योरिटी का मसला है। तो यह मसला जो है वह केंद्र की सरकार के जिम्मे है, संघ देखेगा इसे। इसीलिए यह जो एजेंसी है, एनआईए जो एजेंसी है, इसे राज्य सरकार से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि जी हमें ऐसा मालूम चला है, इनपुट मिला है कि आपके राज्य में आतंकवादी हैं, तो आप बताइए, फिर हम परमिशन लेंगे। राज्य सरकार मना कर दे तो क्या हम आतंकवादी का बाहर बैठ के वेट करेंगे? तो ऐसी एजेंसियों को इसके कानून में ही यह प्रावधान डाला गया है कि आपको राज्य सरकार से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आपको लगता है कि फलाने जगह टेररिस्ट संगठन है या किसी तरह की गतिविधि चल रही है, अवैध गतिविधि, आप एंट्री मार सकते हैं। तो यहां पर इसी बात को ध्यान रखना है, एनआईए को यह दिया गया है अधिकार। क्यों ये
चर्चा में आ सकता है, चूंकि सीबीआई को लेकर के बहुत मुद्दा चला था पिछले वर्ष से ही, तो यहां पर ये पॉइंट जो है एनआईए को लेकर के परीक्षा में एक स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है। बीपीएससी का नेचर पिछले 2-3 साल से देखेंगे यूपीएससी की भांति हो गया है प्रीलिम्स में, तो आपको अपनी तैयारी को थोड़ा सा उसका स्तर उठाना पड़ेगा, उसे धारदार बनाना पड़ेगा। केंद्र सरकार भारत में कहीं भी एनआईए को जांच के लिए मामले सौंप सकती है। कहीं का मत कहने का मतलब है भारत की भौगोलिक सीमा की बात की जा रही है। यह अंतर्राष्ट्रीय संधियों और अन्य देशों के घरेलू कानूनों के अधीन भारतीय क्षेत्र के बाहर किए गए अपराधों की जांच भी कर सकता है। अब यहां पर एक पॉइंट यह भी समझिए, एक तो हो गया देश के अंदर केंद्र सरकार कहीं भी इसे भेज सकती है, लेकिन ध्यान देना है अगर बाहर जाकर के यह काम करेगी तो शब्द पे ध्यान दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय संधियों और अन्य देशों के घरेलू कानूनों, बांग्लादेश में यह पहुंचती है तो भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या द्विपक्षीय समझौता है इन चीजों को लेकर के, उसको आधार बना करके बांग्लादेश में ये टीम पहुंचेगी और बांग्लादेश के जो घरेलू कानून है, वहां के जो फोर्स है, वहां के पुलिस बल हैं, वहां की सेना है, उसके साथ सहयोगात्मक संबंध बनाते हुए भारत के बाहर जाकर के जांच करेगी एजेंसी। ये मामला समझ में आ गया पूरी तरह से। तो यहां पर यह जो है आपके लिए यह एक समझ सकते हैं कि बहुत जरूरी एक टॉपिक है और यहां पर आपको इसे सही से तैयार कर लीजिएगा, प्रश्न बनने की संभावना रहेगा। तो प्रश्न में पूछा गया था सदानंद वसंत दाते के विषय में, यही बने हैं मार्च 2024 में। देखिए सदानंद वसंत दाते, विकल्प जो है ए हमारा सही जवाब है। तो पहले प्रश्न का सही जवाब हमने ढूंढ लिया है। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, मिशेल टेलग्रांड को वर्ष 2024 के एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यह किस देश से संबंधित है? अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, मिशेल टेलग्रांड, ठीक है, एक व्यक्ति का नाम है, वर्ष 2024 के लिए है। एबेल पुरस्कार, आप गलत नहीं सुन रहे हैं, ये नोबेल पुरस्कार नहीं है, तो ऐसा नहीं समझना है कि सर ने उच्चारण में गलत कर दिया है, लिखने में गलत कर दिया है। एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ठीक है, उसके गणित के लेवल में ऐसी बातें की जाती है। जरा देखते हैं इससे संबंधित। तो यहां पर हम तो देखेंगे ही किस देश से संबंधित है, क्षेत्र आपसे पूछा गया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जो एबेल पुरस्कार के विषय में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, क्योंकि नोबेल तो आप लोग जानते हैं, एबेल के विषय में नहीं जानते हैं। फ्रांस के मिशेल टेलग्रांड को वर्ष 2024 के एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो एक फैक्ट आपके पास ये आ गया कि ये कहां से संबंधित है, फ्रांस से, यूरोप से। परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कि फ्रांस ना दे करके आपको यूरोप पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, यूरोप ना दे करके अमेरिका पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना है ये यूरोप से आते हैं और यूरोप में भी कहां से, फ्रांस से आते हैं। इन्हें यह पुरस्कार यहां पर देखिए किस टॉपिक के लिए, संभाव्यता सिद्धांत और स्टोकोकेटिस्ट प्रतिक्रियाओं में योगदान के लिए दिया गया। तो यह आपको ध्यान में यह पॉइंट रखना है अलग से। एबेल पुरस्कार के विषय में एक नजर देखते हैं। यह जो है नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेट्स के द्वारा दिया जाता है, प्रतिवर्ष होता है। इसकी शुरुआत अगर देखेंगे तो नॉर्वे सरकार ने एक प्रसिद्ध मैथमेटिशियन हुआ करते थे, उनके नाम के साथ किया गया था, निल्स हेनरिक। इनके सम्मान में वर्ष 2001 से इसकी शुरुआत हुई थी और पहला अगर एबेल पुरस्कार देखेंगे तो वर्ष 2003 में यहां पर जीएन पियरे को दिया गया था, ठीक है। यह पुरस्कार लोगों को गणित में उनके योगदान के लिए दिया जाता है। जो भी मैथमेटिशियन होते हैं पूरे दुनिया से, उनके सम्मान के लिए अगर कोई व्यक्ति का चयनित होता है किसी गणितज्ञ का तो दिया जाता है। इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहां पर हमारे पास जो जानकारी है वह दूसरे का सी आ गया, फ्रांस। यानी कि देखिए 2 टॉपिक हम कवर कर चुके हैं और यहां पर 2 क्वेश्चन भी हमने डिस्कशन कर लिया। तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2024 के चुनावी प्रक्रिया में दिव्यांग व्यक्तियों की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने कौन सा ऐप लॉन्च किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कहा गया है और कहा गया है जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 में 18वीं लोकसभा का चुनाव था। कौन से लोकसभा चुनाव? ध्यान रखना है, 18वीं लोकसभा का चुनाव। संभव है यहां पर जो है वर्ष 2024 हटा करके 18वीं लोकसभा लिखा जा सकता है, तो चीजों को सही से देखना है, बिटवीन द लाइन स्टडी करने की आदत डालनी है। तो चुनावी प्रक्रिया में जब दिव्यांग
व्यक्ति अगर वोट वगैरह देने जाते हैं तो उनको तरह तरह की परेशानी वगैरह हो सकती है, लेकिन वहां तक पहुंच के लिए ऐप लॉन्च किया गया था। जरा देखते हैं कौन सा ऐप है, फिर से बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है। देखिए ऐसे सारे टॉपिक, इसलिए बार बार हम लोग कहते हैं ना कि आपको PYQ देखना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना चाहिए, प्रश्न पत्र को, क्योंकि उसमें हिंट रहता है। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर को पलट के देखिए, आप उसमें पाएंगे कि ऐसे टॉपिक के पूछने की बारंबारता अधिक हो जाती है जो एक से अधिक विषय वस्तु को अपने साथ लेकर के चलता है। अब कैसे, आप देखिए यहां पर जैसे कि इस ऐप को लेकर के बातें किया गया, तो आप ऐप जब जाने तो जाहिर सी बात है आपके मन में एक तो विचार आया ना कि यह विज्ञान और तकनीक से संबंधित विषय है, ठीक है। अब लेकिन एक बात ध्यान रखना है, विज्ञान और तकनीक से संबंधित यह विषय किस कार्य के लिए लाया गया है? दिव्यांग व्यक्तियों को जो मतदान देना है वहां तक पहुंच उनका आसान हो सके। मामला समझ में आ गया? यानी कि दिव्यांग व्यक्ति हैं, समाज के वंचित वर्ग से आते हैं, तो सामाजिक न्याय का टॉपिक हो गया ना, और सामाजिक न्याय के साथ सोशल जस्टिस के साथ इंडियन सोसाइटी का टॉपिक ये हो गया। तो देखिए दो चीजें यहां आकर के जुड़ जाता है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसे टॉपिक को समझना है कि ये टॉपिक क्या आपको हिंट देता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो निर्वाचन आयोग से भी ये टच करता हुआ जाता है, तो जाहिर सी बात है आपके लिए यहाँ पर एक एजेंसी से यानी कि पॉलिटी से भी थोड़ा सा ये टच कर जाएगा। तो देखिए तीन अलग अलग विषयों को छू रहा है, तो यहाँ से पूछने की संभावना रहेगी। देखिए निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में दिव्यांग व्यक्तियों की पहुंच और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है। अब देखिए यहाँ पर ऐप का नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों कह रहा हूं? ऐसे याद रखना है कि दिव्यांग व्यक्ति हैं तो वह बहुत सारे कार्य को करने के लिए अक्षम हो जाते हैं, तो उनकी अक्षमता दूर करने के लिए कुछ इस तरह की व्यवस्था की गई है ताकि उस कार्य को करने में वो सक्षम हो जाएं। तो ऐप का नाम भी क्या रख दिया गया? सक्षम ऐप रख दिया गया। मामला समझ में आ गया? याद नहीं करना है लेकिन लिख लेना है, इससे पूछा जाएगा। यह ऐप दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए एक उपकरण है। दिव्यांग मतदाता चुनाव आयोग द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं, अब विभिन्न सेवाओं पर ध्यान देना है, यहां से बन सकता है क्या क्या सेवाओं हैं, जैसे पंजीकरण की प्रक्रिया से लेकर मतदान के दिन पिक एंड ड्रॉप सुविधा का लाभ उठाने के लिए इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं। पंजीकरण की प्रक्रिया, मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाना है, वहां से जितने भी काम होते हैं उसको लेकर के जिस दिन चुनाव होगा नजदीकी बूथ तक उनको जाना है, तो इस ऐप के माध्यम से वह सूचित कर दे निर्वाचन आयोग को कि उनका लोकेशन फलाने जगह पे है और वे सक्षम नहीं हैं पहुंचने के लिए। ये सारा कुछ सक्षम ऐप के द्वारा किया जाएगा। निर्वाचन आयोग की फिर जिम्मेदारी बन जाती है कि उन्हें मतदान केंद्र तक ले जाया जाएगा, सुविधाजनक स्थिति में उन्हें पहुंचाया जाएगा, फिर ड्रॉप भी किया जाएगा। तो ये मामला समझ में आ गया। कुल मिलाकर के ये पॉइंट आपके लिए जरूरी है और ये पॉइंट आपके लिए जरूरी है। इतना समझ में आ गया? चलिए, तो कौन सा ऐप था? तीसरे प्रश्न का विकल्प क्या हो जाएगा? बी, सक्षम ऐप। चलिए अब चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। IMT ट्राइलेट युद्धाभ्यास निम्नलिखित में से किन देशों के बीच द्विपक्षीय संयुक्त समुद्री युद्धाभ्यास है? समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या देखना है? IMT ट्राइलेट युद्धाभ्यास। एक चीज हमारे पास यहां गया, किन देशों के बीच, तो देशों का नाम पूछ रहा है। त्रिपक्षीय संयुक्त समुद्री युद्धाभ्यास यानी कि त्रिपक्षीय पूछा गया है, ठीक है, यानी कि 3 देश इसमें शामिल हो सकते हैं। देखिए हर विकल्प में 3 देश का नाम आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। चलिए इस टॉपिक के विषय में सबसे पहले विस्तार से समझते हैं। यह त्रिपक्षीय संयुक्त समुद्री युद्धाभ्यास भारत, एक तो अपना ही देश हो गया, मोजाम्बिक, और एक क्या हो गया? तंजानिया। तो आप देखिए IMT, इस नाम से क्या समझे आप? I फॉर इंडिया, M फॉर मोजाम्बिक और T फॉर तंजानिया। मामला समझ में आ गया? तो याद नहीं करना है किसी चीज को, मैं बार बार कह रहा हूं। हो सकता है आपसे ये सब ना चीजें पूछ करके IMT के विषय में पूछ ले और विकल्प में डाल दे। तो अगर IMT को जरा सा भी आप पढ़े, आप मेरा लेक्चर आपने देखा, मैंने आपको ट्रिक बता दिया कि IMT को कैसे याद रखना है। आपको अब इस देश के विषय में नहीं पता है, छोड़िए, ये जितना चीजें हैं अभी मत देखिए आप, ओके। यहां बस मैं इतना बस आपसे बताना चाहता था कि परीक्षा में प्रश्नों को हैंडल कैसे करते हैं। बहुत सारे प्रश्न ऐसे
होते हैं जिसका जवाब ढूंढने के लिए बहुत अधिक जानकारी की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। आप प्रश्न का समाधान करके आएंगे और हजारों अभ्यर्थियों से अपने आप को आगे पहुंचा लेंगे। अब देखिए यहां पर IMT ट्राइलेट युद्धाभ्यास आपने देखा, आपको इसके विषय में कुछ भी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस प्रश्न को छोड़ के नहीं आएंगे, आप इसका जवाब दे के आएंगे। कैसे? तो आपको अगर थोड़ा भी कहीं भी आपने अखबार में पढ़ा होगा, मेरा लेक्चर सुना है, तो आप दिमाग लगाएंगे ना कि I4 क्या हो सकता है, इंडिया हो सकता है। तो आप देखेंगे इंडिया, चलो इसमें भी है, इंडिया इसमें भी है, और इस दोनों में इंडिया नहीं है, तो ये दोनों जो है बाहर हो गया कंपटीशन से, दो विकल्प। अब कोई भी प्रश्न हो जो 50% की संभावना पे आ गया ना, प्रोबेबिलिटी उसकी, तब तो आप छोड़ के मत आइए प्रश्न का, फिर उसका जवाब दीजिए। अब देखिए यहां पर है M4 मोजाम्बिक, अगर कोई देखेंगे तो यहां पर देखिए M4 मोजाम्बिक इसमें है, और यहां पर देखिए रूस है, चीन है, तो M यहां नहीं दिखता है, ये खत्म हो गया। मोजाम्बिक यहां दिखता है, तंजानिया दिखता है, लेकिन यहां पर आपको एक बार फिर से इंडोनेशिया को लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि इंडोनेशिया भी I से आएगा, तो यहां पर फिर आपका मामला फंसेगा यहां पर आकर के। तो I, M और जो है T यहां दिखेगा, और I, M और T यहां भी दिखेगा। मामला समझ में आ गया? थोड़ा सा क्लिष्ट बनाया गया है। तो देखिए ये दोनों तो ऐसे ही कंपटीशन से बाहर हो गया, और जो ये बाहर था इंडोनेशिया की वजह से अब अंदर आ गया है, क्योंकि यहां पर मोजाम्बिक और तंजानिया लिखा हुआ था। तो दो पर आपको ध्यान देना है। अब दो पर जैसे ही आपका ध्यान जाएगा तो आप एक चीज यहां पर समझ सकते हैं कि भारत अपने देश के विषय में ये अगर प्रश्न पूछा गया है तो जाहिर सी बात है, और बीपीएससी ने पूछा, यूपीएससी तो है नहीं, यूपीएससी कई बार बाहर का पूछ सकती है, लेकिन बीपीएससी का नेचर आप देखेंगे तो ऐसे प्रश्न जो कि इंटरनेशनल रिलेशन को जरा भी टच करता हुआ नजर आता है, युद्धाभ्यास वगैरह से प्रश्न पूछा जाता है, तो उसमें इंडिया एक पार्टनर जरूर रहता है। इसीलिए बार बार कहते हैं कि PYQ को देखा कीजिए, वहां से प्रश्न आप समझ पाएंगे, नेचर समझ पाएंगे। तो इंडोनेशिया फिर गेस करके आप इसे निकाल सकते हैं, और आप धूमधाम से इसमें टिक लगा के आ सकते हैं कि नहीं इंडिया ही होगा I4, इंडोनेशिया नहीं होगा। मामला समझ में आ गया? तो इस तरह से थोड़ा सा रिस्क लेते हुए आप जो है प्रश्नों का समाधान ढूंढ लेंगे। देखा आपने, आपको जानकारी नहीं था फिर भी प्रश्न कैसे समाधान ढूंढ लिया। ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं। चलिए इसीलिए कहता हूं लगातार लेक्चर को समझते रहिए। अभी जो है 30 सितंबर को प्रीलिम्स होने वाला है, तो अभी काफ़ी समय है, इतना दिन जो है पर्याप्त होता है प्रीलिम्स में, अगर बीपीएससी का देखेंगे तो क्वालिफाई करने के लिए, और करेंट अफेयर्स की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। तो रोज शाम 6 बजे कहीं भी रहे बैठ जाया कीजिए और इसको सही से देख लिया कीजिए। अब देखिए यह जो है ट्राइलेट युद्धाभ्यास का दूसरा संस्करण है, ये ध्यान रखना है कि दूसरा संस्करण, इसे 2 चरणों में आयोजित किया गया। पहला क्या है? बंदरगाह चरण। बंदरगाह चरण जो पोर्ट होता है, समुद्री सीमा, कोई तट है तो तट पे एक पोर्ट होगा ना बंदरगाह, उसको लेकर के कहा जा रहा है। इसका आयोजन कब से कब? 21 से 24 मार्च तक किया गया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी ध्यान रहेगा चलेगा, लेकिन यह भी इंपॉर्टेंट है, यहां पर इसको ध्यान रखना। इसमें क्षति नियंत्रण, अग्निशमन, खोज और जब्ती प्रक्रियाओं, चिकित्सा, निकासी जैसी संयुक्त बंदरगाह प्रशिक्षण गतिविधियों का संचालन किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद समुद्री चरण, बंदरगाह से अब बाहर निकलेंगे तो समुद्र के अंदर पहुंच जाएंगे ना, तो समुद्री चरण है। इसका आयोजन 24 से 27 मार्च 2024 तक किया गया। आपको ध्यान रखना है कि 2 चरण हुआ, और 2 चरण में बंदरगाह चरण किससे आकर के जुड़ा हुआ है, और समुद्री चरण का क्या मतलब है? इसमें असीमित खतरों का मुकाबला करने, नाव संचालन, युद्धाभ्यास और फायरिंग अभ्यास के व्यवहारिक पहलुओं को शामिल किया जाता है। तो ये 2 पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रश्न का जवाब हम पहले ढूंढ चुके थे। चौथा का क्या जवाब हो जाता है? सी। चलिए अब 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5वां प्रश्न, और ये 5वां टॉपिक भी आज का हमारा होगा। हाल ही में भारत सरकार ने हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए किस नाम से ऑपरेशन चलाया था? नाम तो ऑपरेशन का देखेंगे ही, चूंकि इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें इसे देखना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें इसलिए प्रश्न को डाला गया है क्योंकि आपको हैती का लोकेशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोकेशन को जरूर ढूंढिए। चलिए आगे देखते हैं। 21 मार्च 2024 को भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरेबियन देश हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती प्रारंभ किया। ऑपरेशन इंद्रावती, इस ऑपरेशन के तहत 12 भारतीयों को हैती से सुरक्षित निकाला गया है, ठीक है। अब हैती के विषय में थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसा मैंने कहा कैरेबियन कंट्री को लेकर के ये बातें की जाती है।
अवस्थिति देखेंगे तो कैरेबियन सागर में है, ये चीज तो आपको स्पष्ट तौर पर दिख रहा है, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। सीमावर्ती देश देखेंगे तो डोमिनियन रिपब्लिक आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, ये सीमावर्ती इसका देश हुआ। राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस इसका पड़ जाता है। इसके अलावा मुद्रा देखेंगे तो हैतीन गौर हृदय है इसका, ठीक है। तो एक चीज लोकेशन आपको जरूर ध्यान रखना है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, नजदीकी देश का ध्यान रखना है। राजधानी मुद्रा जो है थोड़ा सा ध्यान इसीलिए कहूंगा रखने, चूंकि राज्य स्तरीय आयोग जो है बीपीएससी इस तरह के फैक्ट पूछ सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। तो कुल मिलाकर के क्या हो गया, हमें क्या ढूंढना था, हैती के विषय में समझना था और ऑपरेशन का नाम जानना था। तो ऑपरेशन क्या हुआ, ऑपरेशन इंद्रावती। एक बात बता दूं, जब भी किसी देश में भारतीय लोग फंसे होते हैं, वहां किसी तरह का ऑपरेशन चलाया जाता है, ऑपरेशन का कुछ ना कुछ विशेष नाम दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, एक बात गौर करना है, उस देश से संबंधित नाम नहीं होता है। जैसे यूक्रेन से निकाला गया तो ऑपरेशन यूक्रेन नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ऑपरेशन हैती होगा, तो यह तो अपने आप में ही गलत हो गया, ठीक है। फिर से गेस करना बता रहा हूं कैसे करते हैं। तो एक विकल्प से तो दिमाग हटा ही देना है। यहां ऑपरेशन भारत कतई नहीं होगा, देश का नाम नहीं होता है जनरली, इसीलिए बार बार कह रहा हूं PYQ। पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र है ना, उसे सही से अगर आपने कर लिया तो 50% आपकी तैयारी वहीं हो जाएगी एग्जाम की, प्रीलिम्स की। इसीलिए PYQ बहुत अच्छे से करना जरूरी होता है। देखिए दो विकल्प जब हट गया ना, यानी कि 50-50 का मामला आ गया, तो अब आपको फिर ऐसे प्रश्नों को छोड़ के नहीं आगे बढ़ना है, ऐसे प्रश्नों का समाधान ढूंढना है, ठीक है। कहीं भी पढ़े होंगे इंद्रावती, ध्यान में आ ही जाएगा। तो देखिए इंद्रावती इसका है। अब यहां आपने हमसे पढ़ लिया तो आपको यह हमेशा अब ध्यान में रहेगा। मामला क्लियर है। छठे प्रश्न की तरफ चलिए। शंघाई सहयोग संगठन SCO स्टार्टअप फोरम के चौथे संस्करण का आयोजन कहां किया गया, ठीक है। तो अब यहां पर शंघाई सहयोग संगठन को भी जानना है, चौथे संस्करण का आयोजन का आपसे लोकेशन पूछा गया है, तो लोकेशन के विषय में भी समझना है, ठीक है। एक बात तो क्लियर है कि भारत में हुआ है इसका। चलिए, शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम के चौथे संस्करण का आयोजन जो है 19 मार्च 2024 को देश की राजधानी, भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्देश्य क्या है कि जो SCO के सदस्य देश हैं उनके बीच इनोवेशन को बढ़ावा देना, नवाचार को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। नवाचार बढ़ेगा, इनोवेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, स्टार्टअप होंगे तो क्या होता है, स्टार्टअप होने से रोजगार लोगों को मिलता है, रोजगार से बेरोजगारी कम हो जाते हैं। ये सब मामला समझ में आ रहा है। तो इस तरह के चीजें जो है ना, अब चूंकि स्टेटमेंट इस तरह के बना रही है बीपीएससी एग्जाम में, प्रीलिम्स में, तो आपको ये देखना है। इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि अगर इन सब चीजों से क्या पर कैपिटा इनकम में वृद्धि होगी, तो आप कहिएगा हाँ पर कैपिटा इनकम में वृद्धि होगा। जाहिर सी बात है, लोगों को रोजगार मिलेगा तो फिर वहां तो पर कैपिटा इनकम वृद्धि होगा ही। तो ऐसे फैक्ट लॉजिक लगा करके भी अब करना है। बीपीएससी अब सिर्फ रटने का एग्जाम नहीं रह गया है। यह आयोजन सहयोग तथा उद्यमिता को बढ़ावा देने व SCO देशों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर केंद्रित है, ठीक है। इसमें SCO सदस्य देशों में स्टार्टअप के लिए नोडल एजेंसियां, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और राजनयिक शामिल होते हैं, ताकि जो ये बैठक वगैरह है इसको सही से संचालित किया जाए, इसके लिए ये होता है। ये पॉइंट भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है। ये मामला समझ में आ गया। तो हमें क्या ढूंढना था कि हमें लोकेशन देखना था, हमने लोकेशन देख लिया कि ये D होने वाला है। शंघाई सहयोग संगठन के विषय में थोड़ी सी और जानकारी आप जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है। अब सातवें प्रश्न पर चलते हैं, यानी कि सातवां टॉपिक भी होने वाला है मार्च महीने का। मार्च 2024 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द ड्रग गयाल्पो से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार किस देश से संबंधित है, जापान, इटली, फ्रांस या भूटान? ये चार नाम यहां पर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री विभिन्न देश का जब दौरा कर रहे हैं, वहां का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उन्हें दिया जा रहा है। जैसे कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी उन्हें हाल ही में अपने यहाँ के जो सर्वोच्च सम्मान है उससे सम्मानित किया। क्या उसका नाम है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और साथ ही इसके साथ रूस वाला भी तैयार कर लीजिए, क्योंकि वह भी पूछा जा सकता है। रूस दौरा बहुत चर्चा में रहा। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए उस सम्मान का क्या नाम है। भारत के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान का क्या नाम है? चलिए एक हिंट दे देता हूं, मतलब भारत रत्न मैं बता ही देता हूं। पहला जो है वह भारत रत्न है, यानी कि सबसे सर्वोच्च हो गया। लेकिन भारत में नागरिक सम्मान जो है ना वह चार हैं, ठीक है। तो एक तो मैंने बता दिया, 2, 3 और 4,
यह आपके लिए कमेंट में छोड़ता हूं, आपकी जिम्मेदारी है। आप मुझे बताइए कि आप कितने सजग हैं कि यहां पर और यहां पर क्या क्या नाम होगा, लिख करके बताइए। भारत रत्न के अलावा क्या क्या है, 3 अलग का नाम बताइए और रूस का भी नाम बताइए, यहां तो हम चर्चा कर लेंगे। चलिए यहां पर अच्छा एक चीज फिर मैं आपको बताना चाह रहा था यहां पर कि एक बात समझिए, इस प्रश्न का जवाब आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बुरा नहीं मैं कहूंगा, इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि मैं इस प्रश्न का जवाब ढूंढना आपको सिखा दूंगा। देखिए मार्च 2024 में एग्जाम हॉल में आप बैठे हैं, आपको लग रहा है एक प्रश्न ये आ जाए तो प्रीलिम्स में जो बॉर्डर पे हैं उससे उधर निकल जाएंगे, तो रिस्क लेना कैसे होगा। देखिए मार्च 2024 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द ड्रग गयाल्पो से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार किस देश से संबंधित है? अगर आपको ध्यान हो तो आप बस इतना से निकाल सकते हैं कि मार्च के महीने में प्रधानमंत्री का दौरा भूटान में हुआ या भूटान के जो कोई राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भारत आए। इतनी जानकारी भी अगर आपके दिमाग में चल रहा है, आपने करंट अफेयर्स पढ़े हैं, आपने न्यूज़पेपर पर ध्यान रखा है, तब भी आपका काम बन जाएगा। तो एक पोर्शन तो वहां हो गया, और मैं मान के चलता हूं कि यदि आप लोग एस्पिरेंट हैं तो आप इतनी पढ़ाई तो करते ही होंगे, अखबार रेगुलर पढ़ रहे होंगे, तो एक चीज तो आपको वहां से हिंट मिल जाएगा। चलिए मान लेते हैं अखबार नहीं पढ़ा, करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा, वो छूट गया, ठीक है, फिर भी इस प्रश्न तक कैसे पहुंचा जा सकता है, तो ध्यान में रखना है शब्द। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि शब्दों से पूछो वह अपनी ताकत बताएगा। अब देखिए शब्द पे इन सब चीजों को भूल जाइए, ऑर्डर ऑफ द ड्रग ये सब भूल जाइए, ठीक है, ड्रग ये सब भूल जाइए। तो यहां पर जो है एक शब्द है गयाल्पो। अब देखिए इस तरह के शब्द जो होते हैं ना वो कहां बोले जा सकते हैं, यह भी सोचना है। आप जब देखेंगे कि जैसे सिक्किम है, जैसे कि चीन के तरफ हो गया मामला, या फिर आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश हो गया, इस जगह पे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जापान एक आपके लिए फंस सकता है मामला, इटली और फ्रांस में तो नहीं, इस तरह के प्रश्न आपसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है। तो जापान और भूटान आपके नज़र में रहेगा, यानी कि 50-50 का मामला फिर से बन गया। और अगर अब थोड़ा सा भी नज़र रहेगा तो आप ध्यान लगा लेंगे कि यह जो शब्द जाकर के जुड़ता है यह भूटान से जाकर के जुड़ेगा, ठीक है, यानी कि 50% तक जो है आप अपना प्रेशर कम कर लिए, फिर आपके लिए संभावना बन जाएगा। एक पैटर्न यह भी देखने को मिलेगा, इसके लिए भी आपको PYQ देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे विकल्प जो ऐसे प्रश्नों के होंगे ना वह एक जैसा विकल्प दिखेगा। ये कहने का तात्पर्य हो गया कि उसी एग्जाम में डी तो अगले प्रश्न भी डी नजर आएगा, अगले प्रश्न भी डी और अगले प्रश्न डी भी, ऐसे PCS में खूब होता है। PYQ देखिए, सिस्टमेटिक वे से समझिए, चीज़ों को एनालिसिस कीजिए, आप देखेंगे कि एक ही तरह के प्रश्नों का अगर नेचर आप समझ जाएंगे तो एक ही वर्ष में ऐसे प्रश्नों का जवाब एक जैसा विकल्प होता है। तो कई बार आप इससे भी समाधान ढूंढ सकते हैं। यहाँ आप जापान और भूटान में फंसेंगे, पिछले प्रश्न का देखिएगा क्या कहीं ऐसा कुछ बन रहा है, तो आप फिर डी और पुख्ता हो जाएगा आपका। ये सब ट्रिक सीखना पड़ेगा, इसलिए कहते हैं हार्ड वर्क से सिर्फ एग्जाम नहीं निकलेगा, स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रग गयाल्पो से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार देने की घोषणा वर्ष 2021 में भूटान के 114वें राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर की गई थी। भूटान का लोकेशन आप यहां पर जान ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यह जानकारी हमारे पास देखिए पहले से ही आ गया था कि 7वें का डी भूटान होगा। यह प्रश्न आप मुझे बताइए कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो एक बता दिया, बाकी के 3 कौन है, और रूस अभी गए हैं तो रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख के फटाफट बताइए। 8वें प्रश्न और 8वें टॉपिक पर आते हैं। हाल ही में प्रबोवो सुबिआंतो को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो यहां पर हमारे पास जो है विकल्प यहां पर दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। इंडोनेशिया में हाल ही में हुए चुनाव में प्रबोवो सुबिआंतो को देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है। राष्ट्रपति के रूप में ये जोको विडोडो का स्थान लेंगे। प्रबोवो सुबिआंतो पहले इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। इंडोनेशिया का लोकेशन देख लीजिए, ध्यान में रखिएगा, यह जो है एक द्वीपीय देश है, बहुत सारे द्वीप मिलकर के यहाँ पर बने हैं। ज्वालामुखी विस्फोट वगैरह बहुत होते रहता है, इसीलिए यह जगह जो है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से और इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो गया? इंडोनेशिया, बी पर आप पहुंच गए। चलिए अब यहां पर पहुंच जाते हैं 9वें प्रश्न, 9वें टॉपिक पर। हाल ही में किस राज्य में पुलिस की सहायता के लिए त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया गया? 2.0 भी बहुत लोग बोलते हैं, 2.0 भी बोलते हैं, तो घबराना नहीं है। बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की सहायता के लिए त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया गया है। आपको यह प्रश्न गलत कराने के लिए दिया गया है।
ठीक है। अगर आयोग में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो संभल करके जवाब दीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को लोग गलत करके धूमधाम से आते हैं, फिर नेगेटिव मार्किंग का उन्हें तोहफा मिलता है और फिर प्रीलिम्स में ही रेस से वो बाहर हो जाते हैं। ऐसे प्रश्न का उद्देश्य गलत करना होता है, ना ध्यान हो तो छोड़ के आ जाना है, कोई इसमें लजाने शर्माने जैसी बात नहीं है। देखिए यहाँ पर क्यों कह रहा हूं, हाल ही में किस राज्य में पुलिस की सहायता के लिए त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया गया? आपको अगर नहीं, ये फैक्चुअल है, बिल्कुल फैक्चुअल है, अगर नहीं जवाब पता होगा तो नहीं आप इसका जवाब दे पाएंगे, ठीक है। तो आप गलती करेंगे, आप गलती क्या करेंगे, आपका माइंड आपको सिग्नल देगा कि यार बिहार का एग्जाम दे रहे हो, बीपीएससी का, और बीपीएससी में पुलिस को सहायता तो चाहिए, है ना, बिहार पुलिस को मदद की बहुत ज़रूरी है, तो बिहार पुलिस को मदद की ज़रूरत है, तो ये ऐप जरूर बिहार पुलिस के लिए होगा। त्रिनेत्र है महादेव का, तो चलो आराम से महादेव का नाम लेते हैं और बिहार पे टिक लगा देते हैं, बिहार से ही संबंधित होगा। मामला वहीं गलत हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए किया गया है, तो 9वां का सही जवाब सी है। देखिए कैसे गलत आप करके आएंगे, और ऐसे प्रश्नों को खूब गलत करके बच्चे आते हैं और फिर कहते हैं सर हम इतना स्कोर करके आ रहे हैं, बाद में जब बताया जाता है तब सर पीट लेते हैं, कह रहे ये तो नहीं, गलत करना था, इसको चूक गए। तो इमोशनल नहीं होना है बहुत सारे प्रश्नों के साथ, ठीक है, चूंकि प्रश्नों के साथ इमोशनल होंगे, जानकारी नहीं होगा, फैक्चुअल होगा, गलत करके आएंगे। हालांकि ये प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, इसलिए ज्यादा चर्चा कर दिया हूं, इसको नोट कीजिए। क्यों कह रहा हूं, फिर से वही एक से अधिक टॉपिक आ रहे हैं, यहां पर कवर हो रहा है। त्रिनेत्र ऐप यानी कि विज्ञान और तकनीक की बात आ रही है और पुलिस की बात आ रही है, लॉ एंड ऑर्डर की बात आ रही है, तो ध्यान रखना है 2 टॉपिक से जाकर के ये जुड़ रहा है, तो ऐसे प्रश्नों की पूछने की बारंबारता कम होगी या ज्यादा? तो चलिए इसके विषय में थोड़ा सा समझ लेते हैं, त्रिनेत्र ऐप 2.0 क्या है, क्योंकि यह भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इसकी विशेषताएं पूछी जा सकती है। इसे अपराध की रोकथाम और जांच में मदद के लिए विकसित किया गया है, ये बात तो आप समझ ही जाएंगे। इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट हो, ठीक है, तो आंख मूंद के लगाना है, पुलिस से संबंधित बातें हैं तो होगा ही। त्रिनेत्र ऐप डेटाबेस के तहत 9.32 लाख से अधिक आपराधिक रिकॉर्ड को डिजिटल किया गया है। इससे पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा जांच के दौरान संदिग्धों की पहचान करने में मदद मिलेगी। इसका उपयोग इंस्पेक्टर और उससे ऊपर रैंक के सभी पुलिसकर्मी कर सकते हैं, यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पुलिसकर्मी ऐप के माध्यम से अपराध से संबंधित जानकारी, जैसे अपराध अगर हुआ है तो उसका क्या हिस्ट्री रहा है, उसके बाद एफआईआर का विवरण क्या है, पूछताछ रिपोर्ट, ऑडियो रिकॉर्डिंग, तस्वीरें, ये सब प्राप्त कर सकते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर सी इसका सही जवाब हो गया। समझ में आ गया मामला, आगे बढ़ जाएं। चलिए 10वें प्रश्न पर चलते हैं, 10वां टॉपिक, और आज का ये आखिरी टॉपिक भी होने वाला है इस लेक्चर का। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र जो है वह स्थापित किया गया है, ठीक है, किस राज्य में? तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि लोकेशन हमें जानना है किस राज्य में। और एक चीज मैं लगातार कहता हूं कि PYQ को देखिए और उससे कुछ चीजें हिंट मिलेगा, प्रश्न क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर लिखा गया है ना पहला, तो जब भी इस तरह की चीजें आ जाए, पहला, केबल, है ना, ऐसे वर्ड आ जाए तो रुक जाना है ऐसे चीजों पर, ये पूछा जा सकता है, नेचर है इस तरह के टॉपिक को एग्जाम में लाने का, ठीक है। राज्य में देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र स्थापित किया गया है, यहां पर 4 विकल्प दिया गया है और इसमें भी आपसे गलती करवाने की पूरी संभावना है कि बिहार डाल दिया है तो नहीं आएगा, इमोशनल है करके बिहार टिक लगाएंगे, गलती नहीं करना है। बिहार जो है वह बदल गया है अब परीक्षा के मामले में, बाकी मामले में भी बदल रहा है, लेकिन बीपीएससी में एग्जाम पैटर्न चेंज हो रहा है, तो गलती नहीं कि नहीं आ रहा है तो चलो बिहार इमोशनल भावुक हो गए परीक्षा में, कैसे छोड़ के जाएंगे, नहीं, आराम से छोड़ करके आइए, चूंकि नहीं तो नेगेटिव मार्किंग का तोहफा मिलेगा आपको, ठीक है। तो ऐसे गिफ्ट हमें नहीं लेना है। मार्च 2024 में मिशन पाम ऑयल के तहत, ध्यान रखना है, मिशन पाम ऑयल ध्यान रखना है, इसको अच्छे से तैयार कीजिए अलग से इस टॉपिक को। इसके तहत अरुणाचल प्रदेश में देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू किया गया है। अरुणाचल प्रदेश इसका जवाब हो गया। यह संयंत्र अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में रोइंग में स्थापित किया गया है। तो यह जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। यह एक अत्याधुनिक ऑयल पाम संयंत्र है। इसमें पाम ऑयल प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग दोनों की सुविधा उपलब्ध है। फिर से कह रहा हूं ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्यों? देखिए इसमें जो पाम ऑयल है उसकी प्रोसेसिंग भी हो सकता है और रिफाइनिंग भी किया जा सकता है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो समझ रहे हैं ना। हाँ, तो ये दोनों सुविधा यहां पर उपलब्ध है। और दूसरी बात, यह एक शून्य अपशिष्ट संयंत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये पॉइंट एक ऐसा है ना
जो पहला एक तो, और ये एक अपने आप में ऐसा पॉइंट है जो इस टॉपिक को बीपीएससी एग्जाम में ला सकती है, करंट अफेयर्स के रेस में बाकी टॉपिक के मुकाबले आगे बढ़ा सकती है। इसलिए इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसमें अपशिष्ट आधारित बिजली संयंत्र भी बनाया गया है, तो बिजली संयंत्र, यहां से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। आज जो हमने जितने भी टॉपिक का प्रैक्टिस किया है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, ये पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखना है। इसका सही जवाब क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। लोकेशन समझ में आ गया, इसके विषय में भी हमने देख लिया, इमोशनल होकर के नहीं आता रहेगा, बिहार टिक लगा करके नहीं आना है, इतना मामला समझ में आ गया। तो चलिए, ये 10 टॉपिक तो हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, एक टॉपिक आपके लिए मैं देता हूं। पहले भी बताया था कि हम लोग केवीसी खेलेंगे, तो चलिए एक टॉपिक आपके लिए है, इस प्रश्न का भी जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से बिहार दिवस मनाया जाता है। जो लोग बिहार के रहने वाले हैं या वैसे भी बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, किसी भी राज्य के हों, यह तो उनको पता होना ही चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो फिर आपके लिए समस्या है। तुरंत अच्छे से तैयारी शुरू कीजिए और मेरा लेक्चर लगातार देखना शुरू कर दीजिए, या किन्हीं और का भी देख सकते हैं, कहने का मतलब है, मतलब अच्छे से तैयारी होना चाहिए आपको। तो देखिए 4 विकल्प दिया है, 25 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च और फिर 22 मार्च। 4 में से कौन सही जवाब है, लिख करके कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। और इस इमोजी के तरह हमेशा जो है आप मुस्कुराते रहिए, चेहरे पर मुस्कान जो है आपकी बनी रहे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। कुछ क्वेश्चन बीच बीच में मैं पूछता रहा हूं, वो सारे कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। ये लेक्चर आपको कैसा लगता है, अपनी प्रतिक्रिया देकर के हमें अवगत जरूर कराइए, और क्या और इसमें इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, यह सुझाव भी आप जरूर दीजिए। यदि अभी तक संस्कृति पीसीएस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन क्लिक कर लीजिए, ताकि हर शाम 6 बजे आपको यह लेक्चर तब तक मिलता रहेगा जब तक प्रारंभिक परीक्षा बीपीएससी की ना हो जाती है। तो एक मामला क्लियर हो गया। यह पीडीएफ फिर से बता दे रहा हूं, संस्कृति आईएएस के टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध हो जाएगा। कैसे पहुंचेंगे टेलीग्राम ग्रुप तक, इस वीडियो के नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसको क्लिक कीजिए, सीधे पहुंच जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। ज्वाइन का ऑप्शन है, ज्वाइन से क्लिक करेंगे, चैनल को आप फिर जुड़ जाएंगे और ये पूरा पीडीएफ जो है आपको निःशुल्क मिल जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं बातों के साथ कि कल फिर मुलाकात होगी, अपना बेहद ख्याल रखिए, मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।